तो आज हम सर्कुलर मोशन चालू कर रहे हैं। तो बेसिक तौर पे अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई एक बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है सर्कल पाथ में, जैसे कोई एक बॉडी है किसी एक पॉइंट के अबाउट सर्कल पाथ में घूम रही है, तो उस बॉडी का मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। ये सर्कुलर मोशन है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक डिफरेंस कहते हैं कि यार ये बताओ सर्कुलर और रोटेशन में क्या फ़र्क होता है। देखो जो सर्कुलर में और रोटेशन में कई फ़र्क देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। देखो अच्छा, सर्कुलर मोशन में बॉडी बहुत छोटी सी होती है, पॉइंट साइज होती है रेडियस के कंपैरिजन में। जैसे आप एक पत्थर को, छोटा सा पत्थर है, उसका इतना बड़ा रेडियस ऐसे घुमा रहे हो, तो ये मोशन सर्कुलर हुआ। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे मान लो एक फुटबॉल है, उसको आप अपने एक्सिस पे घुमा रहे हो, तो ये रोटेशन हुआ। तो जो रोटेशनल मोशन होता है उसके अंदर बॉडी काफ़ी बल्क होती है, मतलब बॉडी पॉइंट साइज नहीं होती, बॉडी लार्ज होती है कंपैरेटिवली। ऐसे मोशन को रोटेशन कह सकते हैं। जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है, पॉइंट साइज होती है, जैसे पत्थर को बांध के घुमा रहे हो तो पत्थर का साइज छोटा है, उसका जो लेंथ है लंबा है स्ट्रिंग का, तो बॉडी क्या हुई, बहुत छोटी सी हुई, इसे कहते हैं पॉइंट साइज। तो ऐसे मोशन को सर्कुलर कह सकते हैं। फिर कई बार बच्चे ये भी कहते हैं सर रोटेशन में क्या हो रहा है, बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है। सर्कुलर में क्या हो रहा है, बॉडी ऐसे चक्कर काट करके आ रही है, इसमें बॉडी अपने ही एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, घूम रही है। तो खैर बच्चे कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, जैसे चाहे सर्कुलर मोशन की बात करें चाहे रोटेशनल मोशन की बात करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों में होता है। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमती है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, ये हुआ, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है। अब अगर हम बात करें पंखे का मोशन, जैसे फैन है हमारे घरों में, उसके मोशन को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, सर्कुलर बोलोगे या रोटेशन बोलोगे? क्यों बच्चे? वेरी गुड। जो फैन का जो मोशन है वो रोटेशन क्या जाएगा, क्यों बच्चे बता सकते हो? क्योंकि वो अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है। अच्छा, अर्थ का जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है या रोटेशन होता है? अर्थ के दोनों मोशन होते हैं, सर्कुलर भी और रोटेशन भी। कैसे बताओ सर्कुलर कैसे? सन के राउंड जो घूमती है वो सर्कुलर हुआ, और अपने एक्सिस के अबाउट जो घूमती है तो रोटेशनल हुआ। समझे बच्चे? जिसमें डे और नाइट होता है वो रोटेशन के हिसाब से हुआ, और सन के हिसाब से हुआ वो सर्कुलर हुआ। क्योंकि जैसे अर्थ घूमती है तो अर्थ भी ऐसी छोटी सी होती है, अर्थ भी वो छोटी सी होती है सन के राउंड जब घूम रही होती है। समझे बच्चे? तो खैर थोड़ा थोड़ा आपको फर्क महसूस हो रहा होगा। अब रोटेशन मोशन की भी कुछ खास बातें होती है। जैसे बच्चे मान लो रोटेशन मोशन में क्या होता है, जैसे कोई पंखा है, पंखे का एक ब्लेड ले रहे हैं, ब्लेड मतलब पता है ना बच्चों, ब्लेड एक जैसे ब्लेड है फैन का। अब जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर कई सारे पार्टिकल होते हैं, जैसे ब्लेड है, इस पर एक पार्टिकल है ए, एक पार्टिकल है बी। जब ये फैन का ब्लेड पूरा एक चक्कर काटेगा तो इसके पार्टिकल भी एक चक्कर काट लेंगे। जब बॉडी रोटेट करती है, जब बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, तो उस बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका मोशन सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। कैसे मतलब? देखो बच्चे, रोटेशन और सर्कल में सबसे मेजर फर्क ये होता है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी छोटी सी होती है, रोटेशन में बॉडी बड़ी होती है। तो बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अब जैसे फैन का एक ब्लेड है, ये ब्लेड एक राउंड घूम करके आएगा, तो मान लो एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट जब पूरा ब्लेड घूम के आया तो ए पॉइंट यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, बी पॉइंट यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो ए पॉइंट का एक सर्कल कंप्लीट हो गया और बी पॉइंट का भी क्या हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके ऊपर जो पार्टिकल होते हैं उनका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अगर आप छोटा पार्टिकल एज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोटा पार्टिकल, क्योंकि वो ये तो पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल है, ये यहाँ से घूम के आया, इसका मोशन तो सर्कुलर ही हुआ, इसका मोशन भी क्या हुआ? बट पूरा का पूरा पंखे का जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन मोशन। तो खैर बच्चे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा सर्कुलर और रोटेशन में। बट खैर हमारे करिकुलम में फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो रोटेशन नहीं है, वो मोशन क्या है? सर्कुलर है। तो सर्कुलर की हम खासकर बात कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। अब हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सर्कुलर मोशन ऐसा हो जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो देखो बच्चे, एक्चुअली ऐसा सर्कुलर मोशन हो सकता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो। कैसे? उसको यूनिफॉर्म रेट से घुमाओ आप, जैसे आपने एक स्टोन लिया, बांध लिया, ऐसे ऐसे आराम आराम से घुमा रहे हो, तो आप आराम आराम से एक ही रेट से घुमा रहे हो, एक ही स्पीड से वो घूम रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट तो हो सकती है। बट एक्चुअली क्या है, कोई भी सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि जब बॉडी घूमती है, जैसे बॉडी यहाँ पर है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है। जैसे इस टाइम ये पार्टिकल यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, टेंजेंशियल। ये पार्टिकल अगर यहाँ आ गया तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, तो इसलिए कभी भी कोई सर्कुलर मोशन
ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। ऑल सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सारे सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एक्सेलरेट। अगर आपसे पूछे क्या सारे सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, आप कहोगे यस, ऑल सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड नेचर। अब आप कहोगे, उसमें पूछेंगे एक्सेलरेशन का कारण क्या है, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन में तो दो चीज़ें छिपी होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। तो आप कहोगे स्पीड तो हो सकता है फिर भी सेम रहे, एक ही स्पीड से, बट क्या होता है जब बॉडी को घुमाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब बच्चे कई बार कहते हैं सर डायरेक्शन का क्या चक्कर है और कैसे निकालते हैं। देखो जब हम लोग अपनी 9th क्लास में थे तो आप लोगों ने सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उस इंट्रोडक्शन में बताया गया था जैसे बॉडी घूम रही है, अगर बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो इस टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इस टाइम पे ये होगी। क्योंकि अब अगर यहाँ छोड़ दोगे तो बॉडी कैसे जाएगी? इधर जाएगी। इधर छोड़ दिया तो बॉडी किधर जाएगी? इधर। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन लेते हो, टेंजेंट होती है। क्या होती है बच्चे? टेंजेंट। पता है ना टेंजेंट क्या होता है? ये ऐसा जो होता है इसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसे कहते हैं टेंजेंट। तो ऑल सर्कुलर मोशन आर, बोलो आर, ऑल सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड मोशन। सारे सर्कुलर मोशन कैसे होते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। एक्सेलरेशन का कारण होता है डायरेक्शन का चेंज हो जाना, ठीक है, घूमते घूमते। तो ये बच्चों क्लैरिफाई हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में कि जैसे कोई सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जैसे आमतौर पे हम लीनियर मोशन पढ़ते थे, लीनियर मतलब सीधी सीधी बॉडी जा रही है, तो हम पढ़ते थे उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, समझ रहे बच्चे? डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, स्पीड कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी हुई, एक्सेलरेशन कितनी हुई। सर्कुलर मोशन में थोड़ी सी चीज़ें अलग तरीके से पढ़ी जाती है। तो चलो बच्चे चालू करते हैं आगे। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना ऑल सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड इन नेचर, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना। चाहे कोई बच्चा नीट देगा चाहे जेई देगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चे सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन के अगर हम बारे में बात करें तो सर्कुलर मोशन की जब हम स्टडी करते हैं, जैसे कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ये मान लो बॉडी का पाथ है, ये सेंटर है, बॉडी यहाँ से बनी हुई है, ये घूम रही है। अब बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, ए से कहाँ आ गई बच्चों? मान लो बी आ गई। तो देखो बच्चे जब हम देखते हैं कि कोई बॉडी चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो हम पढ़ते हैं उसका डिस्टेंस कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है देखते हैं। बट यहाँ क्या होता है बच्चे? यहाँ बॉडी एंगल में घूम रही है। क्या, कैसे घूम रही है? एंगल में। तो यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। जैसे वहां लीनियर था, यहाँ एंगुलर है। अभी मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में फर्क क्या होता है, बट यहाँ एंगल की टर्म्स में होता है। जैसे मान लो बॉडी यहाँ से यहाँ 60 डिग्री के एंगल पे आई, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चे? बोला 60 डिग्री। एक होता है लीनियर, लेंथ में कितनी चली। जब बॉडी सीधे चलती है तो लेंथ में पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ से यहाँ चली है, पॉइंट से बी पॉइंट, मान लो यहाँ चली 2 मीटर चल गई, तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रही है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही ना, घूम रही है, तो यहाँ एंगल की फॉर्म में मेजर करते हैं। खैर सीधा भी कर सकते हो, लीनियर भी कर सकते हो, एंगुलर भी कर सकते हो, बट एंगुलर की फॉर्म में भी करते हैं। देखो जैसे मान लो एक चीज़ है, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर क्या सिर्फ एंगुलर ही होता है? नहीं, मान लो ए पॉइंट से बॉडी बी पॉइंट पे गई, फिर बी पॉइंट से यहाँ पे आ गई सी पॉइंट पे, ठीक अपोजिट, ए पॉइंट के अपोजिट। तो अगर ए बॉडी ए से सी आ गई तो बताना बच्चे एंगुलर कितनी हुई और लीनियर कितनी हुई बताना। देखो यहाँ से अपोजिट आ गई तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई 180 डिग्री, और लीनियर कितनी हुई? लेंथ वाइज कितनी हुई बच्चे? ये हुआ रेडियस, ये होता है रेडियस। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर होगी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डायमीटर या फिर ट्वाइस ऑफ रेडियस। लेंथ में बॉडी इतनी चल गई, तो ऐसे बच्चे मतलब लीनियर भी मेजर कर सकते हो चाहो तो। ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हो, लीनियर लेंथ वाइज जैसे है। लीनियर डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हो, एंगुलर डिस्टेंस भी कर सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो। खैर बट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ मुझे एक बात बताना बहुत जरूरी है। देखो अच्छे, अभी तक मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको लिखी, तो मैंने जो ये लिखी डिग्री में लिखी। एक्चुअल में क्या होता है,
हमने जब मैथ्स में स्टार्टिंग करते हैं तो बताते हैं कि एंगल की एक और यूनिट होती है, इसका नाम होता है रेडियन। तो अब डिग्री मत यूज़ करना, अब क्या यूज़ करेंगे, रेडियन। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हमने पढ़ा है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, डिग्री ना यूज़ करके रेडियन यूज़ करते हैं। इसका मतलब 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन। तो अब से क्या करना, आप इसको मत लिखो, इसकी जगह क्या लिखोगे, पाई रेडियंस। क्योंकि जो एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है, डिग्री से ज़्यादा बेटर यूनिट क्या होती है, रेडियन कंसिडर की जाती है। तो अभी अगर आपसे कोई कहे एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप उसको डिग्री में ना बता के किस में बताओगे, रेडियन में बताओगे। तो चलो बच्चे एक थोड़ा सा टास्क दे देते हैं आपको करने को, देखते हैं कितने अच्छे कर पाते हैं। एक बॉडी है जैसे यही है, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अभी लिख लेना आप लोग। A आ गई, A2 घूम के A आ गई, A से घूम के A पे आ गई। फाइंड फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्टेंस। तीन चीजें पूछी हुई है बच्चे, जल्दी से बताओ क्या होगा, आंसर बताओ, बोलो। देखो बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक बॉडी ए से घूम के ए पे आ गई, ठीक है। तो मैंने आपसे यहाँ तीन चीजें पूछी कि बताओ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और लीनियर डिस्टेंस क्या होगा। देखो बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल की फॉर्म में होता है। अगर कोई बॉडी ए से घूम के ए पे आ जाए तो एंगल के टर्म्स में वो 360 डिग्री, क्योंकि अगर कोई बॉडी ऐसे घूम के यहीं आ जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, 360, 360 डिग्री कहलाती है एंगल के टर्म्स में। जैसे यहाँ से घूम के अगर मैं यूँ आ जाऊँ वापस तो एंगल कितना होगा, वो 360 डिग्री। बट हम आंसर जो होता है वो डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं। और ध्यान रखना बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा या डेल्टा थीटा, थीटा या डेल्टा थीटा, ऐसे कभी डेल्टा थीटा यूज़ कर लेते हैं, कभी थीटा यूज़ कर लेते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बॉडी ए से घूम के ए आ गई तो उसे 360 डिग्री हो गया, कितना हो गया बच्चे बोलो, 360। यहाँ से यहाँ आ गई 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई रेडियन हुआ। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, देखो बच्चे जब हम एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा लीनियर के हिसाब से। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। पढ़ते थे ना वो छोटी क्लास में, एंगुलर अलग चीज होती है और लीनियर अलग चीज होती है। लीनियर मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेपरेशन, ध्यान रखना। एंगुलर मतलब कितना एंगल, एंगल के हिसाब से होता है। अभी हम आपको और भी बताएंगे। खैर लीनियर डिस्टेंस कितना होगा बताओ, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज लीनियर डिस्टेंस। देखो बच्चे जब एक राउंड कवर कर लेते हैं तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, ये इसकी लेंथ कितनी होती है, यहाँ से यहाँ घूम के आए, इसकी ये लेंथ कितनी होती है, इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कितना होता है, 2 पाई आर। पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैथ्स में, 2 पाई आर होता है। तो इस फिगर में ये हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, सर ये तो नहीं बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस में क्या फर्क होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दो बच्चे, मैं ये भी बताऊंगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस में फर्क क्या होता है, यही बताते हैं बच्चे। अब आमतौर पे अगर हम बात करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस में फर्क क्या होता है, तो सिंपल सा एक फर्क होता है, डायरेक्शन का फर्क होता है। डायरेक्शन का फर्क कैसे, एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर, ये हुई स्केलर। वेक्टर मतलब कि साथ में क्या जुड़ा होगा, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे ले जाए, क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या तरीका है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, इसके लिए काफ़ी एक अजीबोगरीब कन्वेंशन होती है जो यूज़ की जाती है। थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चा, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी है, यहाँ से चल रही है, यहाँ ऐसे जा रही है। एक बॉडी ए से चली, ए पे आ गई, ठीक है। क्या हुआ, एक राउंड कंप्लीट हुआ उसका, ठीक है। तो उसका एंगुलर डिस्टेंस अगर हम बात करें, एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई रेडियन। एंगुलर बच्चे, एंगुलर मतलब एंगल की टर्म्स में रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यही होगा, बट इसमें क्या फर्क होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी अटैच करनी होगी, डायरेक्शन बतानी होगी। अब डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है, एक बहुत अजीब तरीका है, ध्यान से समझना बच्चे। उसका कोई खास लॉजिक नहीं है, बट समझना। इसके लिए डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हम लोग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कल को कहना सर क्या इसका लॉजिक वॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे नहीं कोई लॉजिक हो जाए भाई, बस है तो है। इधर देखो, बॉडी कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है,
ऑल दो मतलब कई बार मैं ऐसे सजेस्ट भी कर सकता हूँ, अगर आपको डायरेक्शन लिखनी है तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। जैसे मान लो बॉडी यहाँ से यहाँ घूमी तो एंगुलर डिस्टेंस मैंने आपसे पूछा 2 पाई रेडियन, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप कहो सर है तो सेम ही, बट आप कहोगे सर 2 पाई रेडियन, साथ में डायरेक्शन अटैच करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज बताना बच्चों, क्योंकि क्लॉकवाइज क्या होता है, जो क्लॉक के डायरेक्शन में होता है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और जो क्लॉक के अपोजिट होता है उसे कहते हैं, तो इसे लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाला एंगुलर डिस्टेंस हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे वाले में हमने डायरेक्शन को जोड़ दिया, समझ में आया? बट एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई होती है, वो कन्वेंशन वाइज चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं अभी ये चीज घुमा रहा हूँ, आपके हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? मेरे लिए क्लॉकवाइज है। इधर उधर जो बंदा खड़ा होता है और इधर जो बंदा खड़ा होता है उसके लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अजीब दिखता है, तो एक कन्वेंशन यूज किया था अजीब सा, वो क्या होता है, राइट हैंड रूल। बॉडी यहाँ जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे ऐसे हाथ को कर्ल कर लो, थंब किधर दिखा रहा है आपको, बाहर। अब बाहर दिखा रहा है बट इसको ना हम आई जे के की फॉर्म में ले लेते हैं। आई जे के की फॉर्म में क्या लेते हैं, देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये होती है एक्स डायरेक्शन, ये होती है वाई डायरेक्शन, ये होती है जेड डायरेक्शन, ठीक है। इधर कोई हो एक्स, इधर कोई हो वाई, और अंदर या बाहर हो उसे कहते हैं जेड। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन होती है, इधर इधर एक्स डायरेक्शन होती है, आमतौर पर कन्वेंशन ही होता है, और अंदर और बाहर जेड होती है। अब जेड में भी पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड क्या होता है, इधर देखो बच्चे, देखो ये होता है पॉजिटिव एक्स, ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है पॉजिटिव वाई, ये होता है नेगेटिव वाई। बाहर होता है पॉजिटिव जेड, अंदर होता है नेगेटिव जेड। नेगेटिव जेड मतलब हम इसको x को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, i कैप से वेक्टर फॉर्म में, इसको हम j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तब यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है किधर आ रही है, कैसे आ रही है, बाहर। हम बाहर मतलब कौन सी डायरेक्शन, z डायरेक्शन, z मतलब कि k, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं फाइनली 2 पाई रेडियन प्लस k। देखो अच्छे, जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है उसमें फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे, थंब किधर दिखा रहा है, बाहर दिखा रहा है, दिखा रहा है, तो इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई वो हुई 2 पाई रेडियन के। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बच्चे कहते हैं सर के क्यों लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लिखने में ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा था, के आई जे के क्यों लिख रहे हो। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, देखो सच में सही बात है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लिखने में ज्यादा समझ में आता है, बट ये इसलिए लिख रहे हैं कि भाई ठीक है कन्वेंशन है तो फॉलो कर रहे हैं, बट इससे क्या फायदा होता है भाई। आपका यहाँ पे क्वेश्चन एक बार अराइज होता है कि सर ये इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है, देखो बच्चे मान लो ये डायरेक्शन मिट जाए ऐसे, ठीक है, और मैंने कहा यार ये बॉडी ए से ए जा रही है, अब ए से कैसे कैसे जा सकती है, ऐसे और ऐसे भी। किसी ने कहा यार ये ऐसे जा रही है, किसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इनसाइड, क्या है इनसाइड, मतलब इनसाइड आउटसाइड कुछ होता नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड का मतलब ये है थंब को क्या कर दो, अंदर कर दो। तो अगर थंब को इनसाइड, अगर किसी ने कहा इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनसाइड है तो उसका मतलब इनसाइड मतलब कुछ एक्चुअली लॉजिक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई बच्चा कहेगा इनसाइड आउटसाइड का कोई लॉजिक मत लेना, लॉजिक नहीं वो रूल है। देखो अगर इसने किसी ने कहा इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनसाइड है तो मतलब मैंने को क्या करना है, थंब को इनसाइड करना है, तो जो फिंगर्स होगी वो मुझे क्या दे देगी, डायरेक्शन दे दी। तो इनसाइड आउटसाइड डायरेक्शन बताने का जरिया होता है, उसका कोई लॉजिक दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। कोई इनसाइड आउटसाइड का लॉजिक मत समझिए, मतलब जैसे उसने कहा ऐसा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनसाइड है, मैंने थंब को क्या कर दिया, इनसाइड कर दिया। फिंगर्स किधर जा रही है मेरी, इधर जा रही है ना, इधर, तो मैं ऐसे एरो ड्रॉ कर दूंगा, ये ना बॉडी कहाँ घूम रही है, ऐसे घूम रही है, बस वो इस तरीका है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखो, इनसाइड आउटसाइड लिखो, बस ये इनसाइड आउटसाइड में क्या होता है कि थंब लगा के चेक करना पड़ता है। किसी ने कहा इनसाइड है तो इसका ना बॉडी यूं घूम रही है, किसी ने कहा आउटसाइड है तो बॉडी यूं घूम रही है, समझ आए, फिंगर्स आपको डायरेक्शन दे रही है। अब खैर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी एक प्रॉपर तरीका है, ये भी तरीका है, बट इसमें कोई लॉजिक मत, बस इसमें, हाँ एक मिनट बच्ची, इसमें रुकना बच्ची, इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढ लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, लॉजिक ढूंढ लेते हैं इनसाइड आउटसाइड में, सर ऐसा होता होगा, इनसाइड चला जाता होगा आउटसाइड, कोई जाता वाता नहीं है बच्चे, कोई लॉजिक नहीं होता है। तो खैर आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पर ये 2 पाई रेडियन के समझ में आ गया कैसे लिखा, के मतलब कि इसको थंब को आउटसाइड लो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। हाँ बच्चे बोलो। देखो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमने एक क्वेश्चन दिया आपको,
एक बॉडी 3 राउंड क्लॉकवाइज ले रही है, उसके बाद 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज ले रही है। आपको बताना है एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो अच्छे, जैसे कि हमने बताया एंगुलर डिस्टेंस के केस में हमको कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, तो टोटल एंगुलर डिस्टेंस के केस में टोटल राउंड्स कैलकुलेट होते हैं। 3 राउंड प्लस 2 राउंड कितने हुए? 5 राउंड। एक राउंड में 2 पाई रेडियन होता है, तो 5 राउंड में कितना हुआ? एक राउंड में 360 डिग्री होता है या 2 पाई रेडियन होता है, तो 5 राउंड्स में कितना हुआ? 3 + 2 5, कितना हुआ? 10 पाई रेडियन। ये क्या है हमारे पास? एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस। खैर इतनी डिटेल में ना कभी क्वेश्चंस आते नहीं एग्जामिनेशन में, सीबीएसई में तो और खास कर भी नहीं आते, ठीक है। अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो इस पर अब थोड़ा सा लॉजिक लगता है। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जब वो घूम रहा है तो वापस आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे। नेगेटिव मतलब देखो एक्चुअली कैसे, जैसे मान लो अभी हम बात करें 3 राउंड वो क्लॉकवाइज घूमा, 3 राउंड में कितने रेडियन हो गए? एक राउंड में 2 पाई होता है, 3 राउंड में कितने हो गए? 6 पाई। क्लॉकवाइज मतलब कि कैसे? ऐसे। तो अगर हमने इसको डायरेक्शन वाइज लिया, अगर हमने डायरेक्शन वाइज लिया, एक रुक जाओ अच्छी, अगर हमने डायरेक्शन वाइज लिया, डायरेक्शन लिया ऐसे, तो ऐसे डायरेक्शन लिया क्लॉकवाइज में, तो इनसाइड आया, तो इनसाइड आया तो क्या आया? माइनस के आया। पहले ये 3 राउंड में हो गया, फिर बाकी बचे हुए 2 राउंड में, एक राउंड में कितना होता है? 2 पाई रेडियन, तो 2 राउंड में कितना हुआ? 4 पाई रेडियन। वो किधर घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, इधर मतलब कि ऊपर ऐसे घूमा ना, डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे घूमा, तो ऐसे मतलब कि बाहर की तरफ, मतलब कि प्लस के, बाहर की तरफ क्या होता है? प्लस के। टोटल निकालना है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम? ऐड। देखो अच्छे, ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, -6 पाई के को और इसको, तो -2 पाई के आ जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्प्लेसमेंट आपको बता दिया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की।